हर व्यक्ति के अंदर दोनों है, प्रेम भी है, करुणा भी है, हिंसा भी है। हर व्यक्ति के अंदर राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है। किसी के अंदर कृष्ण ज़्यादा है थोड़ा, कंस थोड़ा कम है। किसी के अंदर राम थोड़ा कम है, रावण थोड़ा ज़्यादा है। हाँ? और वो भी परिस्थिति पर निर्भर करती है। जब अच्छी परिस्थिति में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका जो दिव्य भाव है ऊपर आ जाता है और उसकी जो क्रोध हिंसा है वो नीचे चली जाती है। एक ही आदमी जब तपोवन आता है तो दूसरा ही दिखता है, वही आदमी बाजार में दूसरा ही दिखता है, कि उसके भीतर के जो भाव हैं वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब तक व्यक्ति मन से मुक्त नहीं हो जाता है, उसके अंदर क्रोध, घृणा, ईर्षा, युद्ध, पिपासा ये तो रहेगी ही है? कम ज़्यादा होती रहती है और किसी व्यक्ति में थोड़ा कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। ये युद्ध तो अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में आने पर सारी दुनिया में एक प्रकार की अवेयरनेस आई है, चिंता भी आई है बहुत। ये क्राइसिस का टाइम इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब क्राइसिस आती है तभी लोग जागते हैं, नहीं तो सोए रहते हैं, बेहोश रहते हैं ना। अभी लगभग यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति आ गई है, इसलिए दुनिया के जितने चेतनशील लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि अब अगर युद्ध होता है तो फाइनल होगा। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि आप बताइए, 2 युद्ध वर्ल्ड वार तो हो गए, 3rd वर्ल्ड वार कैसा होगा, किस इस अस्त्र से लोग लड़ेंगे। आइंस्टीन बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। उसने जवाब दिया कि 3rd वर्ल्ड वार की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई साइंस इतना डेवलप हो रहा है, 20 साल के बाद कैसे अस्त्र बनेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 4th वर्ल्ड वार जो होगा वो फिर लोग हाथ से ही लड़ेंगे, सारे अस्त्र और सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी, फिर कुश्ती ही लड़ेंगे लोग, है ना। तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो अंतिम होगा, उसके बाद सभ्यता ही करीब कोई नष्ट हो जाएगी। आइंस्टीन ने कहा था, जिसने एटम बम का फॉर्मूला निकाला, उसका ही कहना था। तो इसमें 2 बात हुई। एक तो आदमी के अंदर इतनी क्रोध है, हर आदमी के अंदर क्रोध है, ईर्षा है, घृणा है, कि उसका विस्फोट होता रहता है। तो घर में विस्फोट होता है, परिवार में झगड़े होते हैं। राजनीतिक राज्य में विस्फोट होता है तो कई तरह के उपद्रव होते हैं, कई तरह की, जिसको लोग कहते हैं क्रांति, है ना। वो सारी क्रांतियां फेल हो जाती हैं, उस समय लगता है बहुत अच्छा क्रांति हो रहा है, सोशलिज्म में आ जाएगा या कम्युनिज्म आ जाएगा या गांधीवाद आ जाएगा, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर दुनिया में सारी राजनीतिक क्रांतियां फेल हुई हैं, कोई क्रांति सक्सेसफुल नहीं होती है और उसके बाद फिर दूसरी क्रांति करनी पड़ती है, 25-30 साल के बाद फिर क्रांति करनी पड़ती है। लेकिन लगता है तो उसमें मनुष्य की बहुत सारी हिंसा का कैथारसिस हो जाता है। बस क्रांति के नाम पर क्या होता है, जो अधिकतर क्रांतियाँ होती हैं, जुलूस निकलते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी जलाई जाती है। अभी भी बंद, हाँ, हर नेपाल में तो हर थोड़े दिन के बाद बंद की घोषणा होती है, तो हर गाड़ी चलाने वाला डरता रहता है कब उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंका जाएगा, कब। तो आदमी के भीतर की हिंसा का निष्कासन ये होता रहा है। हर 15-20 साल के बाद एक बड़ा युद्ध होता है, अभी से मनुष्यता के इतिहास में शुरू से ही। 2nd वर्ल्ड वार के बाद अभी बहुत साल हो गया, करीब 80 साल हो गया, दूसरा युद्ध नहीं हुआ है। हाँ,
बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। इसका ये कारण नहीं कि आदमी सुधर गया है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो 20 साल का ही अंतर था, 20 साल के अंदर हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी बहुत शांत हो गया है। इसका कारण है एटम बम। बहुत सारे कंट्री के पास, एशिया में ही अब तो कई कंट्री के पास एटम बम है, यूरोप में है। तो अब अगर युद्ध होगा तो फाइनल युद्ध होगा, अगर विश्व युद्ध होता है तो हम भी नहीं बचेंगे। ये भाव सबके अंदर आने के कारण युद्ध टलता जा रहा है। हिंसा तो है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसका निष्कासन टेररिज्म में हो जाता है, किसी दूसरे ढंग से हो जाता है। युद्ध नहीं हो रहा है, बड़ा युद्ध विश्व युद्ध नहीं हो रहा है, डर से नहीं हो रहा है, क्योंकि एटम बम है। अब युद्ध होगा तो हम भी मारे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये थोड़ा सा भाव। तो एटम बम एक दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से युद्ध को टालने का भी कारण बना है। और अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव है, उसके पीछे दोनों एटमिक शक्तियाँ, रूस की और पश्चिमी जगत की, दोनों आमने सामने खड़ी हैं भीड़ के। कब विस्फोट हो जाएगा पता नहीं। इससे एक फ़ायदा क्या हुआ है कि कॉन्शस लोग जो हैं वर्ल्ड में, कॉन्शस लोग बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग तो राष्ट्रीयता के नाम पर युद्ध में पागल हो जाते हैं, हमारा देश जीते, इसलिए दुश्मन के देश को कुछ भी कर दिया जाए, है ना। देखोगे तो यूक्रेन और रूस तो एक ही देश था कुछ साल पहले, और लड़ाई जब होती थी रूस से तो यूक्रेन और रूस दोनों मिल के लड़ते रहे पहले। कोई एक ही देश था, बाद में टुकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही देश था, है ना। अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो एक ही साथ लड़े थे लोग। लेकिन जब घर के लोग बढ़ते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं। तो सारा जो अभी संसार में देखो, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक ही कंट्री, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह का उनका रिलीजन है, एक ही तरह का भोजन है, सब कुछ एक है, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दो है। तो इसके लिए रोज़ युद्ध का खतरा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, सब एक ही कंट्री थे सब लोग, है ना। पहले दोनों मिल के लड़ते थे, अब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार है। तो ये इसको समझना होगा कि ये जो युद्ध की, जैसे व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस जमा हो जाता है, तनाव जमा हो जाते हैं, तो घर में युद्ध होता है, समाज में होता है। ऐसे ही जब लार्ज स्केल पर हिंसा जमा हो जाती है मनुष्य के मन में, अचेतन में, तो उसका विस्फोट युद्ध में होता है। उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत हानि होती है। फिर इस लोगों का कैथारसिस हो जाता है, कैथारसिस हो जाता है, फिर शांति की बात होने लगती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी शांति, है ना, यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन बना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी शांति के लिए यूनाइटेड नेशन बना, फिर शांति की बात होती है, समझौते की बात होती है। लेकिन बहुत हानि होने के बाद, ये मनुष्य की मूर्खता है ना। तो अभी जो क्राइसिस हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो संसार में कॉन्शस लोग बहुत कम होते हैं, अधिकांश लोग तो अनकॉन्शस होते हैं। उनको तो मज़ा आता है न्यूज़ देखने में। जब युद्ध होता है तो पेपर्स की बिक्री बढ़ जाती थी पहले, आजकल तो अब इंटरनेट आ गया। पहले अखबार की बिक्री 10 गुना हो जाती थी जब युद्ध होता था। लोग खूब न्यूज़ पढ़ते थे, रेडियो सुनते, टीवी देखते हैं ना। और साइकोलॉजिकल देखा गया है कि जब जब वार होता है तब तक लोकल क्राइम खत्म हो जाते हैं, चोरी डकैती कम हो जाती है, युद्ध हिंसा कम, क्योंकि लोगों का जो हिंसा है वो निष्कासन दूसरी जगह होने लगता है। तो इट इज एक्सप्लोजन ऑफ सप्रेस्ड एंगर एंड फियर, एंगर, जेलसी, जो हर आदमी के अंदर जमा है ना, उसी का विस्फोट होता है युद्ध के में। और इसको रोकने के लिए बहुत वैज्ञानिक ढंग से सोचना होगा, क्योंकि पीस मार्च
ये नहीं रुकता है। पीस मार्च तो संसार में होते रहते हैं, बहुत शांति के लिए जुलूस निकलता है। तुम देखोगे अगर ठीक से, शांति जो लोग जुलूस निकालते हैं वो लोग कितने अशांत होते हैं। शांति के जुलूस में भी पुलिस को लाठी चलानी पड़ती है, लोग पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, है ना, शीशा फोड़ देते हैं गाड़ी की। वो नारा लगाते हैं तो उनके चेहरे पर देखो कितनी अशांति रहती है ना। तो उसमें कहीं शांति नज़र नहीं आती है। वो भी एक प्रकार का एक कैथार्सिस है। सारे जुलूस जो है वो सब प्रकार, एक प्रकार की उनके भीतर का जो बेचैनी है ना, वो किसी तरह से विस्फोट मांगता है। तो इसलिए इसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा। और अधिकांश लोग तो जब लड़ाई होता है तो बड़े राष्ट्रीयवादी हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सब लोग राष्ट्रीय झंडा घर पर फहराने लगते हैं और एकदम वंदे मातरम गाने लगते हैं। उधर पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग लेके चलने लगते हैं। तो बड़ा राष्ट्रीयता ऊपर आ जाता है जब युद्ध होता है। और हीरो हो जाता है जो उस समय पॉलिटिशियन होता है, बड़ा हीरो हो जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस जब देखते हैं कि उनकी गद्दी पर थोड़ा खतरा है तब भी युद्ध करा देते हैं कई बार, क्योंकि युद्ध के समय लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने ऐसा कई बार हुआ है। अमेरिका में कई बार हुआ है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की बात होती है या कोई बहुत बड़ी लांछना लगने लगती है तो कहीं ना कहीं वो टेंशन करा देता है। तो लोगों का ध्यान उधर चला गया सबका, है ना। और जो लीडर है वो फिर नेशनल लीडर हीरो बन जाते हैं, वार हीरो हो जाते हैं। वार के समय जो भी होते हैं सब हीरो हो जाते हैं। तो इसलिए भी कभी कभी युद्ध होता है कि लोग जब देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पावर खतरे में है तभी युद्ध करा देते हैं, है ना। और आजकल जो युद्ध का तो बड़ा ऐसा हो गया है, ये झूठ मूठ का युद्ध भी करा देते हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच में भी ऐसा हल्ला हो रहा है कि रूस जो है फॉल्स वार करा देगा। यूक्रेन में कुछ रशियन लोगों को मार दिया जाएगा, अपने ही तरफ से कहा जाएगा कि यूक्रेनियन ने मारा। ऐसा इसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। ऐसा वार आजकल ये वार की एक टेक्नोलॉजी चली है, प्रॉक्सी वार, कि अपने ही लोगों को कुछ मार दो और कहो कि दुश्मन ने मारा है और फिर उस बहाने पर उस पर हमला करो, है ना। लगे कि हम तो निर्दोष हैं, हमारे आदमी को मारा। हमारे आदमी को जो अपने ही सिपाही को अपने लोग मार देते हैं और कहते हैं दुश्मन ने मारा, और उसका फोटो निकालते हैं। उसको फिर जो शहीद हो जाते हैं उनको अवार्ड देते हैं, नेशनल हीरो बनाते हैं, और इस बहाने पर युद्ध। तो प्रॉक्सी वार ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। युद्ध पिपासु लोग कि हमने पहले नहीं अटैक किया, पहले तुमने अटैक किया, हमने तो डिफेंड किया, ऐसा कर अपना ही। ऐसा बहुत हिस्ट्री तुम देखोगे, लोगों ने अपना ही प्लेन हाईजैक करा दिया अपने ही आदमी से, और दोष लगाया कि विदेशी ने हाईजैक किया, उस नाम पर लड़ाई हो गई। ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। तो ये प्रॉक्सी वार बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोगों को लगे कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, हम तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। ये सब टैक्टिस आ गई है। लेकिन दुनिया में 1% लोग कॉन्शस होते हैं, हाँ, 99% लोग तो अनकॉन्शस ही होते हैं। तो 1% लोग जो अभी विश्व में है सब चिंतित है, सारी दुनिया में। हाँ? अधिकांश लोग तो खाने पीने, ईटिंग एंड बी मैरी, उनको क्या बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ब्लड एंड सेक्स चलता रहे, जब तक चल रहा है। लेकिन 1% लोग होते हैं थोड़ा कॉन्शस होते हैं, वो चिंतित हैं संसार भर में